गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। ओके, आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य जीमैक्स अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो राइट आंसर होगा भारत और जापान के मध्य, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके, हिंदी में से क्या कहेंगे? भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2020। उत्तरी अरब सागर में यह अभ्यास कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है आपका 26 सितंबर से। ठीक है, उत्तरी अरब सागर कहाँ है? भारत के पश्चिम में, गुजरात वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, वहीं पर क्या है आपका अरब सागर है। और ये कब से प्रारंभ हुआ है? 26 सितंबर से। कौन सा संस्करण है ये? तो ये संस्करण है 4th। ठीक है, जीमैक्स जो एक्सरसाइज है उसका 4th संस्करण है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम किसकी? जापान की। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ये ग्रीन में जो आपको दिख रहा है ये जापान है, और जो ये वॉयलेट कलर में आपको दिख रहा है ये कोरिया है। ठीक है, यहाँ से साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ऊपर है और साउथ कोरिया नीचे। ये चाइना है और ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, भारत से जापान। ओके, चलिए तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। मुद्रा है यहाँ की येन। प्रधानमंत्री नए बने हैं कौन? योशिहिदे सुगा। अगर संसद का नाम क्या है जापान की? तो डाइट है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर विश्व के सबसे सुपर कंप्यूटर में 2020 की जो लिस्ट आई है वो किसके पास है? जापान के पास। और क्या नाम है? फुगाकू। ठीक है, नाओमी ओसाका ये जापान की खिलाड़ी हैं और इन्होंने यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है 2020 का। ओके, एक और चीज याद रखिएगा, जो फोर्ब्स की सूची आती है सबसे अमीर महिला खिलाड़ियों में, तो नाओमी ओसाका जो टेनिस खिलाड़ी हैं जापान की, ये टॉप पर हैं पूरे विश्व में। ठीक है, मतलब टेनिस खिलाड़ी महिलाओं में सर्वाधिक कमाई करने वाली कौन है? नाओमी ओसाका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के स्टार्टिंग में जारी हुआ था। इसमें जापान विश्व में प्रथम स्थान पर था। मतलब जापान के पासपोर्ट की कोई भी नकल नहीं हो सकती, नकली पासपोर्ट नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और इसमें हमारे देश भारत की रैंक रही थी 84th। कौन सी रही थी? 84th। ठीक है, सहयोग काजिन अभ्यास जो है ये भी किसके मध्य होता है? भारत और जापान के मध्य होता है। ये हुआ था जो हमारी तटरक्षा बल होती है जापान की और भारत की, उनके मध्य। कहाँ पर? चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था ये। ओके, और जो भारत के मणिपुर राज्य है, ठीक है, मणिपुर के डॉक्टर हैं कौन? थांगजाम धवाली सिंह। इन्हें जापान के ऑर्डर ऑफ सन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को भी जापान द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जापान से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 सितंबर को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 में इसकी थीम क्या रही? तो ये रही एनवायरनमेंट हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ओके, तो ये थीम याद रखेंगे। अब आ गई है बात किसकी? दिवस की। तो हम सितंबर के सभी डे जो हैं वो एक बार देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को ही वर्ल्ड चैरिटी डे मदर टेरेसा के बर्थडे पर। 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ओके, 8 सितंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसकी थीम क्या रही? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 9 सितंबर को मनाया गया पहली बार हमले से शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसकी थीम क्या रही? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। 10 सितंबर को मनाया गया आत्महत्या निषेध दिवस और इसकी थीम क्या रही? वर्किंग टुगेदर
प्रिवेंट सुसाइड। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस यूएनओ द्वारा मनाया जाता है ये। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 10 जनवरी को। 15 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस। थीम कुछ नहीं थी इस बार की। 15 सितंबर को ही मनाया गया राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है नेशनल। फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। 1955 में इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। 16 सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। इस बार थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ। 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। थीम रही हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 18 सितंबर को वर्ल्ड बेम्बू डे, बांस दिवस, और थीम रही बेम्बो नाउ। 18 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इक्वल पेमेंट डे। ओके, 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ठीक है, विश्व जल निगरानी दिवस, और इसकी थीम क्या रही? सॉल्व वाटर। क्या रही? सॉल्व वाटर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, ठीक है, और इसकी थीम क्या रही? शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल लाइन डे। ये 21 सितंबर नहीं होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये है आपका 19 सितंबर, ठीक है। थर्ड सैटरडे होता है ये सितंबर का, तो थर्ड सैटरडे कब पड़ा था? 19 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल लाइन क्लीन अप डे, तो ये थी, इसकी थीम क्या रही? अचीविंग अ स्ट्रेस फ्री कोस्टल लाइन, ठीक है, 19 सितंबर को मनाया गया। और इस दिन भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसकी तरफ से क्या किया गया? भारत के 8 तटों के लिए क्या डिमांड की गई? जो डेनमार्क में स्थित है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फेडरेशन, ठीक है, ब्लू फ्लैग फेडरेशन, उससे क्या मांगा गया है? भारत के 8 जो तट हैं उनके लिए ब्लू फ्लैग की डिमांड की गई है। ब्लू फ्लैग किन तटों को दिया जाता है? तो ये उन तटों को दिया जाता है, तटीय क्षेत्रों को, ये जो क्या होते हैं? स्वच्छ होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे और वर्ल्ड रोज डे। 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। थीम क्या रही? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। 24 सितंबर को विश्व समुद्र दिवस। थीम क्या रही? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। थीम क्या रही? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस। और अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम पंक्ति में स्थित व्यक्ति का उदय करना, उसे ऊपर लेकर आना। ओके, 26 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वस्थ स्वास्थ्य दिवस, और ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी थीम एनवायरमेंट हेल्थ अ की पब्लिक इंटरवेंशन इन डिसीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ओके, तो इन डे को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और सितंबर के डे पर अब आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो सीरीज में शुरू कर रही हूँ। जो डे होते हैं, जब हमारा लास्ट का मंथ एंड हुआ करेगा तो आपके लिए डे का एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा अपलोड कर दिया जाया करेगा विथ थीम, विथ उसकी इमेज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में सीएट टायर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा आमिर खान। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सीएट टायर, ये किसकी है सीएट कंपनी? तो ये राम प्रसाद गोयंका ग्रुप की है। ठीक है, राम प्रसाद गोयंका ग्रुप की कंपनी है सीएट। और उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो ये बन गए आमिर खान। और हम लोगों ने जो ब्रांड एम्बेसडर वाला वीडियो डाला है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें 300 प्लस ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके। इसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आमिर खान किसके बन गए? सीएट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, टायर निर्माता कंपनी है। और ये फोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? आमिर खान। ठीक है, फोन पे के। चलिए, सुरेश रैना, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सुरेश रैना। सोनू सूद,
ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, ये सभी मिलेंगे आपको ब्रांड एम्बेसडर वाले वीडियो में। ओके, चलिए सोनू सूद का किसके बने हैं, तो ये एसर के बने हैं। आयुष्मान खुराना किसके बने हैं, तो ये बने हैं आपके यूनिसेफ के चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट के एडवोकेट सेलिब्रिटी बजाज आलियांस, और इनको टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सभी आप आयुष्मान खुराना से याद रखेंगे। और सुरेश रैना बने हैं 9 स्टेक जो पोकर ऑनलाइन पोकर गेम है उसके ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो ये सभी ब्रांड एम्बेसडर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, गुरप्रीत सिंह संधू और संजू। देखिए, जो गुरप्रीत सिंह संधू हैं ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के क्या हैं, गोलकीपर हैं। क्या हैं, गोलकीपर हैं। और उन्हें जो है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से संजू हैं, ये महिला फुटबॉल टीम में क्या हैं, भारत की महिला फुटबॉल टीम में मिडफील्डर हैं। इन्हें भी चुना गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1937 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो इम्पॉर्टेंट है प्रफुल्ल पटेल। कौन है, प्रफुल्ल पटेल इसके क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो राइट आंसर होगा 89। कौन सा स्थान रहा है भारत का, 89। प्राकृतिक आपदाओं में भारत की जो तैयारी है, या भारत प्राकृतिक आपदाओं से कितना ज्यादा घिरा हुआ है, कितना ज्यादा रिस्क है। ओके, तो ये कौन है, भारत की रैंक 89 है। 188 टोटल कंट्रीज थी और इसमें भारत की रैंक आई है 89। ओके, और पहले स्थान पर कौन रहा इस रैंकिंग में, तो ये द्वीपीय देश है वानुआटू। कौन सा है, वानुआटू देश है। और टोंगो दूसरे स्थान पर है, टोंगो। ओके, और कतर जो है ये तीसरे स्थान पर है। मतलब इन देशों में सर्वाधिक जोखिम है। टॉप पर है वानुआटू, फिर है टोंगो और फिर है कतर। और भारत की रैंक है 89। किसने जारी किया है इसे, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक ग्लोबल रिस्क जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है किसके द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, तो वो अपने को यहाँ नहीं देखना है, उस रिपोर्ट से अलग ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। एक बार फिर से बोल देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें इसे। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, तो इसमें जो भारत और भारत के पड़ोसी देशों की रैंक हम देख लेते हैं। ये रैंक 2019 की है और ये रैंक 2020 की है। ठीक है, तो देख लेते हैं अफगानिस्तान की रैंक क्या आई है, 57, हमसे अच्छी पोजीशन में। बांग्लादेश भी अच्छी पोजीशन में। भूटान हमसे नीचे है। ओके, और मालदीव भी नीचे है। फिर नेपाल, और हमसे अच्छी स्थिति में है पाकिस्तान को तो हर इंडेक्स में भारत से अच्छी ही स्थिति प्राप्त होती है। ओके, और श्रीलंका 74th स्थान पर है। तो ये रैंक भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है भारत की ना पूछकर पड़ोसी देशों की भी पूछ ली जाती है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किन्हें नियुक्त किया है, तो ये हैं गांधी जी के पड़पोते। कौन, गोपाल कृष्ण गांधी। इन्हें चुना गया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। जी कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके आजीवन ट्रस्टी बनाया गया है। जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कब से कब तक रहे हैं राज्यपाल, तो ये रहे हैं 2004 से 2009 के मध्य। ओके, तो आप इन्हें याद रखेंगे, किन्हें, गोपाल कृष्ण गांधी को।
अदर ऑप्शन देख लेते हैं। जो सीमांचल दास हैं ये IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के क्या बने हैं, सलाहकार, एडवाइजर बने हैं। अनिल धस्माना ये नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं और रो के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। कौन, अनिल धस्माना। अविक सरकार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, अविक सरकार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा देश भारतीय प्रीतिलता वाडेदकर का पर फिल्म बनाएगा, तो ये है बांग्लादेश। देखिए जो प्रीतिलता वाडेदकर हैं, इनका नाम में थोड़ा सा ये सरनेम में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। वाडेदारकर या वाडेदकर बहुत अलग अलग मिलता है कहीं कहीं। तो इनका ये कौन थी, ये थी हमारी स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, बांग्लादेशी क्षेत्र में। भारतीय भी थी क्योंकि देखिए उस समय जब हमारी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था, ठीक है, पूरा भारत एक था। तो ये उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही कहलाएंगी। तो इन पर कौन फिल्म बना रहा है, बांग्लादेश में इन पर फिल्म बनाई जा रही है, प्रीतिलता पर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और ये स्वतंत्रता सेनानी थी, क्रांतिकारी थी, और फिल्म जो बन रही है उसका नाम क्या है, भालो वासो प्रीतिलता, भालो वासो प्रीतिलता। ओके, जो सैलानी हुसैन है, सेलिना हुसैन है, उनका उपन्यास है, ठीक है, उनके उपन्यास पर ही ये फिल्म बन रही है, भालो वासो प्रीतिलता। क्लियर है, ये इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, तो आप इन्हें वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की लोकेशन ये आप जो रेड में देख रहे हैं ये क्या है, बांग्लादेश है। इसका पुराना नाम क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, और ये पहले पाकिस्तान किसका, बांग्लादेश किसका भाग था, पाकिस्तान का था। 1971 में युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। देखिए बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका है, और ढाका में आपको बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाने वाले जो देश हैं उनका समूह मिलेगा, कौन सा, बिम्स्टेक। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, मुद्रा है बांग्लादेश की टका। असोल चीनी अभियान फर्जी सोशल मीडिया न्यूज के लिए अभी प्रारंभ किया गया था बांग्लादेश के सरकार के द्वारा। शहीद जो भारतीय सैनिक हुए थे 1971 में, उनकी याद में बांग्लादेश में क्या बनाया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा। भारतीय राजदूत कौन है बांग्लादेश में, तो ये हैं विक्रम दुरईस्वामी। और संप्रीति 9 अभ्यास किस किस के मध्य होता है, तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। और 9 जो अभ्यास था ये मेघालय के उमरोई में हुआ था 2020 के प्रारंभ में। ओके, लाल मिर्च थी जो उसका आयात, सूखी लाल मिर्च का आयात किया गया था बांग्लादेश से भारत को ट्रेन के माध्यम से। ओके, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश। क्लियर है, ये याद रखिएगा। और अभी प्याज के जो निर्यात है उस पर भारत सरकार ने रोक लगाई है, लेकिन बांग्लादेश की स्पेशल रिक्वेस्ट पे से 25,000 प्याज का आयात किया गया था भारत के द्वारा, ठीक है, निर्यात किया गया था। और 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन भी भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। भारत की सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है, तो ये लगती है हमारी बांग्लादेश से। ओके, और पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को ही कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है या जीता है, तो राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, ये केरल का है, केरल का जो राज्य पर्यटन है उसके द्वारा ये अभियान चलाया गया था ह्यूमन बाय नेचर। ठीक है, इसे ही क्या मिला है, पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है, पाटा गोल्ड अवार्ड 2020। ठीक है, ये ग्रैंड हो गया है, गोल्ड कर लीजिएगा इसे, किसे मिला है, केरल सरकार को। ठीक है, इसमें क्या था, जो नेचर है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को केरल का जो प्राकृतिक आवरण है उसकी ओर आकर्षित करने के लिए इस अभियान का प्रारंभ किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। केरल की बात कर लेते हैं। केरल की कैपिटल क्या है, ये है तिरुवनंतपुरम। ये मिलेगी आपको कैपिटल यहाँ पर, ये रहा मैप में केरल। ठीक है, तटीय राज्य है और इसके तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट का कहा जाता है। सीमा बनाता है ये कर्नाटक से और तमिलनाडु से। ओके, और इसके एक और क्या है, अरब सागर है। यहाँ पर जो उत्तरी अरब सागर है, ठीक है, यहीं पर क्या चल रहा है, जापान और भारत का युद्धाभ्यास चल रहा है। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। और मसालों का बाग किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है।
ठीक है। सबरीमाला मंदिर, ये भी आपको केरल में ही मिलेगा। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल का होता है। मालाबार तट इसके तट को कहा जाता है। और फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये केरल ही है। और जो इंटरनेट है उसे मौलिक अधिकार मानने वाला पहला राज्य भी कौन है, केरल ही है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में केरल 96.2% के साथ शीर्ष पर रहा है। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में देश में प्रथम राज्य कौन सा रहा है, केरल रहा है। आदिवासी बच्चों के लिए मातृभाषा में पढ़ने के लिए नमंत बसई योजना प्रारंभ की थी किसने, केरल ने। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, खाद्य वन परियोजना, जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल ही है। मैं भी डिजिटल हूँ अभियान डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया था। आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देश की पहली सुपर फैब लैब कहाँ स्थापित की जाएगी, तो केरल में स्थापित की जाएगी। और एलएनजी बस सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो पहली बार केरल के कोच्चि से हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था शेखर बसु। और बहुत बार आपने इनका नाम भी सुना होगा। कोविड-19 के कारण इनका निधन 68 ईयर्स की एज में हो गया है। ठीक है, किसके कारण गए, कोविड-19 के कारण हो गया। इन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा 2014 में पद्मश्री मिला था शेखर बसु जी को। ओके, और कल ही हमने देखा था एसपी बालासुब्रमण्यम, ये पार्श्व गायक थे, बॉलीवुड गायक थे, और इनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से। सुरेश अंगड़ी, ये रेल राज्य मंत्री थे, और इनका भी कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। ओके, तो ये सभी को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य पुरोहित कल्याण योजना का संबंध किस राज्य से, तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार से। पश्चिम बंगाल सरकार जो सनातन ब्राह्मण पुजारी हैं उन्हें एक मंथ में, मतलब मंथली उन्हें 1,000 रुपये तक का भत्ता देगी, प्लस 8,000 जो सनातन ब्राह्मण पुजारी हैं, कितने, लगभग 8,000 के लिए मुफ्त आवास योजना का भी निर्माण किया गया है। क्या दिए जाएंगे, मुफ्त आवास दिए जाएंगे, और 1,000 रुपये ने मंथ का भत्ता दिया जाएगा। किस सरकार के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। ये रहा मैप में वेस्ट बंगाल, और हमारा एक राज्य जिसकी सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है तो कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। राजधानी क्या है, कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो ये है हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी के नीचे ही देश की सब पहली अंडर वाटर ट्रेन चलेगी। ओके, राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 295 सीटें। सुंदरवन का डेल्टा इस एरिया को कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी गंगा के द्वारा क्या है, सुंदरवनों का जो क्षेत्र है, सुंदरवन मतलब क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन के एरिया को ही क्या कहा जाता है, सुंदरवन। क्यों कहा जाता है सुंदरवन, सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन झाड़ीदार वन होते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। ठीक है, और जब बंगाल के इस एरिया में क्या आता है, तूफान आता है कोई, तो ये जो जड़ें होती हैं ये क्या करती हैं, उसे तट से टकराती हैं, और इनकी मजबूत जड़ों के कारण वो जो तूफान होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है, कोलकाता में है। अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट क्या लगता है, तो ये भी कोलकाता लगता है। देश का सबसे बड़ा म्यूजियम आपको कोलकाता में मिलेगा, और सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कोलकाता में ही मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन हुगली नदी के नीचे चलेगी। साबूजी साथी योजना ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लाई गई थी। YSIS अवार्ड जीता है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, विश्व पश्चिम पुरस्कार द्वारा जीता गया है। ओके, भारत के कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। और फल उत्पादन में कौन है, तो ये फल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश। ओके, दोनों याद रखिए।